नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अंडरवर्ल्ड के किस्से में आपका स्वागत है। इस बार के किस्से में हम बात करेंगे भाई लोगों के भाइयों की। जी हां, भाई लोग जिन्हें कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे लोग जिनसे कि लोग खौफ खाते हैं, जो लोगों को डराते धमकाते हैं, जिन पर हत्याओं का आरोप लग चुका है, हत्या की कोशिशों का आरोप लग चुका है, जबरन उगाही का आरोप लग चुका है, और जो लोग अपराध की दुनिया में खूनी खेल खेलते हैं। तो ऐसे लोगों के भाई आखिर क्या करते हैं? क्या वो भी इनकी तरह अपराध की दुनिया से ही जुड़े हुए हैं या कुछ और करते हैं? तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही भाई लोगों के भाइयों की। तो शुरुआत करते हैं भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी और ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के भाइयों से। दक्षिण मुंबई में रहने वाले पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के 7 बेटे थे। दाऊद इब्राहिम, साबिर, अनीस, इकबाल, नूरा, हुमायूं और मुस्तकीम। लेकिन ये सभी सातों के सातों भाई अपराध की दुनिया से नहीं जुड़े थे। इनमें से कुछ ही ऐसे लोग थे जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के लिए काम करते थे, दाऊद इब्राहिम के साथ काम करते थे, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दाऊद के भाई साबिर कासकर के बारे में आपको बताता हूं। साबिर कासकर दाऊद के साथ ही दक्षिण मुंबई की पाकमोड़िया स्ट्रीट में रहता था। पाकमोड़िया स्ट्रीट के मुसाफिर खाना नाम की इमारत में उनका घर था। आज भी वो घर मौजूद है, वहां पर साबिर रहता था। और 80 के दशक के आखिर में जो मुंबई में गैंग वॉर चल रहा था दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच में, उस गैंग वॉर में साबिर की हत्या पठान गैंग के शूटरों ने कर दी। और इसके बाद दाऊद और पठान गैंग के बीच बहुत ही बड़ा खूनी गैंग वॉर छिड़ा, जिसमें कि दाऊद ने पूरी पठान गैंग को एक तरह से खत्म कर दिया और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर दाऊद का दबदबा कायम हो गया। लेकिन इस पूरे गैंग वॉर के दौरान दाऊद को अपना भाई साबिर उसे खोना पड़ा। दाऊद का दूसरा भाई है अनीस इब्राहिम। अनीस इब्राहिम दाऊद के बाद डी कंपनी का सबसे खतरनाक सदस्य है। बताते हैं कि दाऊद के बाद अगर कोई गिरोह पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखता है, गिरोह की गतिविधियों को संचालित करता है, तो वो है अनीस इब्राहिम। अनीस इब्राहिम शूटरों की भर्ती से लेकर एक्सटॉर्शन के कॉल करने तक के काम किया करता था। और 12 मार्च 1993 को जो मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, तो उन धमाकों की साजिश के लिए जो मीटिंगें होती थी दुबई में, पाकिस्तान में, उन मीटिंगों में भी अनीस इब्राहिम शामिल रहता था। अनीस इब्राहिम उस साजिश का हिस्सा था। और आज भी 12 मार्च 1993 बमकांड के मामले में अनीस इब्राहिम वांटेड है। अनीस इब्राहिम के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि अनीस इब्राहिम और दाऊद का जो खासम खास माना जाता है, छोटा शकील, जो कि दाऊद का दाहिना हाथ माना जाता है, उसके साथ अनीस इब्राहिम की नहीं जमती है। छोटा शकील और अनीस इब्राहिम के बीच गिरोह के भीतर ही अनबन बनी रहती है, मनमुटाव बना रहता है, और अक्सर दाऊद को जो है दोनों के बीच के झगड़े सुलझाने पड़ते हैं। दाऊद इब्राहिम का एकमात्र भाई ही इस वक्त भारत में मौजूद है, जिसका नाम है इकबाल कासकर। 80 के दशक में जब दाऊद भारत छोड़कर भाग गया था और दुबई में जाकर सेटल हुआ था, तो उसके साथ उसके कई भाई भी चले गए थे, जिनमें से एक इकबाल कासकर भी था। लेकिन साल 2003 में इकबाल कासकर को डिपोर्ट करके, दुबई से डिपोर्ट करके भारत ले आया गया और मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इकबाल कासकर के ऊपर 2 तरह के आरोप लगे। एक हत्या का मामला उसके ऊपर चलाया गया, और दूसरा आरोप जो है सारा सहारा मार्केट को लेकर, दक्षिण मुंबई में सारा सहारा मार्केट है, उस मामले में इकबाल कासकर की गिरफ्तारी हुई। और उसमें इकबाल कासकर पर यह आरोप लगाया गया कि उसने केंद्र सरकार की जमीन पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया है। इस मामले में उसके ऊपर कड़े कानून लगाए गए। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जैसा मकोका कानून भी लगाया गया और मुकदमा चला उसके खिलाफ। लेकिन इन दोनों ही आरोपों से इकबाल कासकर बरी हो गया। इसके कुछ दिनों बाद फिर से एक बार इकबाल कासकर को लेकर खबर आई। साल 2011 में इकबाल कासकर दक्षिण मुंबई के पाकमोड़िया स्ट्रीट, जहां पर दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर है, उसी की बगल वाली इमारत में रहता था। यह पता चला कि वहां पर छोटा राजन गिरोह के शूटरों ने फायरिंग कर दी है, और इस फायरिंग में इकबाल कासकर तो बच गया, लेकिन उसका जो ड्राइवर था आरिफ बैल, वो उसमें मारा गया। अब जब यह घटना हुई तो उसके बाद फिर
एक तरह से ये संदेश गया कि शायद जो है मुंबई में फिर से खूनी गैंग वॉर भड़क सकता है, क्योंकि छोटा राजन गिरोह की ओर से दाऊद के भाई के ऊपर सीधा हमला करवाया गया था, जिसमें कि भाई बच गया है और अब शायद दाऊद गिरोह की ओर से इसका रिटेलिएशन किया जाए, इसका बदला लेने की कोशिश हो, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि इकबाल कास्कर को थाने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब से करीब 1.5 साल पहले इकबाल कास्कर को थाने पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार कर लिया। जबरन उगाही के मामले में मुंबई के नागपाड़ा इलाके से थाने पुलिस की टीम आई और इकबाल कास्कर को गिरफ्तार करके लेके गई। इस वक्त इकबाल कास्कर जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है और उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला चल रहा है। दाऊद के जो बाकी के 3 भाई हैं, मुस्तकीम, हुमायूं और नूरा, इनके बारे में बताया जाता है कि ये दाऊद के गैरकानूनी धंधों से सीधे ताल्लुक नहीं रखते थे, इनके ऊपर कोई बड़ा आपराधिक मामला भी नहीं था। इन्होंने खुद को एक तरह से अलग कर रखा था दाऊद के काले कारोबार से। जहां तक मुस्तकीम और हुमायूं की बात है तो ये दोनों दाऊद के भाई जो है काफ़ी लो प्रोफाइल मेंटेन करते थे, ज़्यादा चर्चा में भी नहीं रहते थे। लेकिन जो नूरा है वो काफ़ी चर्चित हुआ। नूरा के बारे में बताया जाता है कि उसको शेरो शायरी का शौक था, वो कविताएं लिखता था, गाने लिखता था और बॉलीवुड की कुछ फिल्मों के लिए उसने गाने भी लिखे थे और वो गाने काफ़ी हिट भी हुए थे। बॉलीवुड में उसकी पहचान एक लिरिक्स राइटर के तौर पर थी। दाऊद के बाद अब बात करते हैं दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन के भाइयों के बारे में। मुंबई के चेंबूर में रहने वाले सदाशिव निकालजे के 3 बेटे थे, राजन निकालजे, दीपक निकालजे और प्रकाश निकालजे। इनमें से जो राजन निकालजे है वही है छोटा राजन, जिसे कि नाना भी कहते हैं। उसके गिरोह को नाना कंपनी कहा जाता है मुंबई अंडरवर्ल्ड में। और राजन का छोटा भाई है दीपक निकालजे और प्रकाश निकालजे। तो पहले बात करते हैं हम दीपक निकालजे के बारे में। छोटा राजन का भाई दीपक निकालजे एक फिल्म प्रोड्यूसर है, एक राजनेता है और एक रियल एस्टेट कारोबारी है। हालांकि अपने भाई छोटा राजन के काले कारोबार से उसका कोई लेना देना नहीं है, अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड पर उसने एक बेहद चर्चित फिल्म जरूर बनाई है। आपने फिल्म वास्तव देखी होगी, जिसमें कि अभिनेता संजय दत्त मुख्य किरदार में है। तो उस फिल्म वास्तव के प्रोड्यूसर दीपक निकालजे ही हैं। इस फिल्म निर्माण के अलावा उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और आरपीआई आठवले गुट, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आठवले गुट के टिकट पर उन्होंने 3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। हालांकि बताते हैं कि छोटा राजन नहीं चाहता था कि उनका भाई जो है सियासत में कदम रखे, राजनीति करे, लेकिन अपनी भाई की मर्जी के बावजूद दीपक निकालजे ने 3 बार चुनाव लड़ा और अब भी राजनीतिक तौर पर दीपक निकालजे सक्रिय है। इसके अलावा मुंबई के चेंबूर इलाके में वो कंस्ट्रक्शन का भी कारोबार करते हैं, इमारतें भी बनाते हैं। छोटा राजन का एक और भाई था प्रकाश निकालजे। सितंबर 2011 में प्रकाश निकालजे का निधन हो गया। प्रकाश निकालजे भी दीपक निकालजे की तरह सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड से नहीं जुड़ा हुआ था, छोटा राजन की गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ था, ना तो उसकी गैंग का वो सदस्य था और पुणे में अपने परिवार के साथ में रहता था। उसकी 7 बेटियां और 2 बेटे थे बताया जाता है और सितंबर 2011 में उसका निधन हो गया। उसके ऊपर कोई ज़्यादा आपराधिक मामले तो नहीं थे, लेकिन बताते हैं कि मुंबई पुलिस ने एक एक्सटॉर्शन का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया था, जिसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और वो जमानत पर बाहर था। छोटा राजन के भाइयों के बाद अब बात करते हैं दाऊद के एक और बड़े दुश्मन अरुण गवली के भाइयों के बारे में। अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। 80 और 90 के दशक में दोनों के बीच मुंबई की सड़कों पर खूनी गैंगवॉर हुआ। दोनों ने एक दूसरे के गिरोहों के कई सदस्यों को मारा, कईयों की हत्या की, एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचाया। अरुण गवली आज की तारीख में मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम माना जाता है, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसकी एंट्री के पीछे उसके भाई की हत्या को कारण माना जाता है। अरुण गवली का बड़ा भाई था पापा गवली। पापा गवली रमा नायक के लिए काम करता था। रमा नायक दक्षिण मुंबई में एक बाइकला गैंग ऑपरेट किया करती थी 80 के दशक में। उस गैंग का मुखिया था और तब बाइकला गैंग जो है दाऊद के लिए काम करती थी, लेकिन किसी जमीन को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद दाऊद और रमा नायक में फूट पड़ गई और दोनों के बीच में खूनी गैंगवॉर छिड़ गया। और इस गैंगवॉर में दाऊद ने अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली की हत्या करवा दी।
इस हत्या से अरुण गवली बेहद आहत हुआ और उसने दाऊद को सबक सिखाने की सोची और फिर दाऊद और अरुण गवली के बीच में खूनी गैंगवॉर छिड़ गया। जब रमा नायक की हत्या हो गई तो उसके बाद रमा नायक गिरोह का कंट्रोल अरुण गवली के हाथ में आ गया और अब दाऊद गिरोह और अरुण गवली के गिरोहों के बीच में सीधे भिड़ंत होती थी। और पापा गवली जो कि अंडरवर्ल्ड में पहले से ही सक्रिय था, उसके मारे जाने के बाद जो उसके शूटर्स थे, उसके लिए काम करने वाले लोग थे, वो अरुण गवली के लिए काम करने लगे और अरुण गवली ने अपने भाई पापा गवली की हत्या का बदला दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार दाऊद के जीजा इब्राहिम पारकर की हत्या करके ली। इसके बाद जब इब्राहिम पारकर की मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हत्या करवाई अरुण गवली ने, तो उसके बाद जो दो शूटर थे जो इस हत्या में शामिल थे उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि उन्हें चोट लग गई थी, लोगों ने मारा पीटा था और वो जेजे अस्पताल में भर्ती हुए। और अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद ने फिर जेजे अस्पताल में एक बड़ा शूटआउट करवाया जिसमें कि कई लोग मारे गए और उस शूटआउट के दौरान दाऊद के राजनीतिक लिंक्स भी एक तरह से सामने आए थे। और आखिर में बात करते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक और बड़े नाम अश्विन नायक के भाई के बारे में। अश्विन नायक का गिरोह मुंबई में जो 4-5 बड़े गिरोह थे उन गिरोहों में से एक हुआ करता था और अश्विन नायक की दुश्मनी अरुण गवली के साथ में भी थी और दाऊद इब्राहिम के साथ में भी। लेकिन अश्विन नायक जो है इस गिरोह का मुखिया जब बना तो उसके पहले ये गिरोह उसका भाई चलाता था जिसका नाम था अमर नायक। अमर नायक ने इस गिरोह को खड़ा किया था। उसने ही दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके से और लालबाग इलाके से, मध्य मुंबई के कुछ और इलाके थे जहां से कि शूटरों को इकट्ठा करके उसने इस गिरोह को संचालित करना शुरू किया था। और अमर नायक के मारे जाने के बाद ही अश्विन नायक ने गिरोह की कमान संभाली। अश्विन नायक के बारे में बताया जाता है कि वो इंजीनियर था, पहले उसका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने भाई की वजह से, अमर नायक की वजह से, जिसे कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में रावण नाम से जाना जाता था, उसका निकनेम था रावण। जब उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया, मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी विजय सालस्कर जो कि 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में शहीद हुए थे, उन्होंने मध्य मुंबई के मुंबई सेंट्रल इलाके में एनकाउंटर किया था रावण का, अमर नायक का। और जब अमर नायक मर गया था तो उसके बाद अश्विन नायक ने इस गिरोह की कमान संभाल ली। हालांकि वो पहले सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन उसे लगा कि उसके भाई के मरने के बाद जो है उसको भी खतरा है और अगर वो गिरोह नहीं ज्वाइन करता है तो शायद उसको भी मार दिया जाएगा, और इसलिए वो अंडरवर्ल्ड में उसने एंट्री की। और अश्विन नायक कुछ सालों बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ा गिरोह बन गया और अश्विन नायक गिरोह की ओर से कई शूटआउट्स को अंजाम दिया गया जिसमें कि कई लोग मारे गए। तो अंडरवर्ल्ड के किस्से में इस बार आपने मेरे साथ सुनी मुंबई अंडरवर्ल्ड के भाई लोगों के भाइयों की कहानी। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूंगा अंडरवर्ल्ड के किसी और दिलचस्प किस्से के साथ।